हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? अब हमारे पास क्या थे, एक नॉर्मल कंडक्टर्स थे। ठीक है, हमारे पास एक नॉर्मल कंडक्टर्स थे। ये इस तरफ टेम्परेचर है और इस तरफ क्या है, रेजिस्टिविटी। हमारे पास एक नॉर्मल क्या था, नॉर्मल कंडक्टर्स थे। हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया। उसका टेम्परेचर मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया। अब जितना टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन्स में रेंडमनेस है, ठीक है, वो कम होती जा रही है। तो रेंडमनेस कम होने की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी, रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ऑपोजिशन ऑफर करना। तो जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया, क्योंकि अब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है वहाँ जहाँ पे, ठीक है, हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो गई है, ज़ीरो। अब वो है तो कंडक्टर ही, ठीक है। अब कंडक्टर की जहाँ जिस पॉइंट पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स। तो नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होती है, बट हमारे पास सुपर कंडक्टर में इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़ीरो कब आई है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से आप नीचे देखोगे, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम देखोगे तो आपको सुपर कंडक्टर मिलेगा। टी अगर लेस है टी सी से तो आपको सुपर कंडक्टर मिलेगा। अगर टी ग्रेटर देन होता है टी सी से, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस रीजन में अगर आप देखोगे तो आपको मटेरियल क्या मिलेगा, कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर मिलेगा। ठीक है, अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल मींस इसकी ससेप्टेबिलिटी, क्योंकि हम ससेप्टेबिलिटी कर चुके हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, M/H। तो जितनी आप फील्ड अप्लाई करोगे उतनी ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन देगा। तो हमारे पास M -H, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। और ये किसके लिए है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू -1 है। अगर आप डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे तो उसके लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, अब ए ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या है, -1। और हमें पता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी किसके इक्वल होती है, ससेप्टेबिलिटी +1। इसकी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगी, -1 + 1 0। तो हमारे पास अगर कोई मटेरियल परफेक्ट डायामैग्नेटिक है, कोई मटेरियल अगर परफेक्ट डायामैग्नेटिक है तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रिलेटिव परमेबिलिटी परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये है सुपर कंडक्टर्स की दो प्रॉपर्टीज़ की रेजिस्टिविटी 0 है और इसके लिए हमारे पास ये मटेरियल क्या है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक है। अगर परफेक्ट डायामैग्नेटिक है तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू -1 होगी, फिर रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास और क्या है, अब इसमें एक इफेक्ट आएगा, मीजनर इफेक्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट इफेक्ट है मीजनर इफेक्ट। तो ये मीजनर इफेक्ट है क्या, ये इफेक्ट होता है कि कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, ठीक है, अगर आप डायामैग्नेटिक बोलो चाहे सुपर कंडक्टर बोलो, ठीक है, अगर आप सुपर कंडक्टर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इसमें से पास होके नहीं जाएंगी।
क्योंकि हमें पता है कि सुपर कंडक्टर्स क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, वो कभी भी इसमें से पास नहीं होके जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मटेरियल, ठीक है, आउटसाइड द मटेरियल ही रहेंगी। चाहे आप इसको डायमैग्नेटिक बोल लो चाहे सुपर कंडक्टर बोल लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कंडक्टर लेते हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास होके जा सकती हैं, ठीक है, बी उसमें से पास होके चला जाता है। बट सुपर कंडक्टर में अगर आप सुपर कंडक्टर मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, ठीक है, एक्सपेल करेगा, तो ये कभी भी मटेरियल से पास होके नहीं जाएंगी, ये आउटसाइड द मटेरियल, ठीक है, पास होके जाएंगी। तो हमारे पास इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीजनर इफेक्ट, ठीक है। अब अगर तो कोई मटेरियल परफेक्ट डायमैग्नेटिक है तो ये कंप्लीटली ओबे करेगा मीजनर इफेक्ट को, मीन्स कोई भी लाइन अंदर से पास होके नहीं जाएगी, इनसाइड, ठीक है, पास होके नहीं जाएगी। अगर कोई मटेरियल परफेक्ट नहीं है, सिंपल डायमैग्नेटिक बोलूँ तो कुछ लाइंस पास होके जा सकती हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो मीजनर इफेक्ट है वो कम्प्लीटली ओबे नहीं होगा। बट जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इसको कम्प्लीटली ओबे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं और ये हो गया है हमारे पास मीजनर इफेक्ट। अब उसके बाद अब हमें ये तो पता चल गया कि क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा है जहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, 0। अब हमारे पास क्या है, एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये क्या होती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वो फील्ड होती है जहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल को, सुपर कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लाइंस क्या हैं, बाहर से पास होके जा रही हैं, बट हम फील्ड को इतना इंक्रीज कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मीन्स लाइन इसमें से पास होके जानी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, जो ये लाइंस हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस है, वो इसके इनसाइड से पास होके जाएंगी, तब हम बोल सकते हैं कि ये सुपर कंडक्टर नहीं रहा, क्योंकि लाइंस किस में से पास होके जाती है, नॉर्मल कंडक्टर में से, तब हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो HC वो फील्ड है जहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, एट विच सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो अगर आप HC से कम हो तो मटेरियल सुपर कंडक्टर रहेगा, ठीक है। अगर आप HC से ग्रेटर हो तो आपको मटेरियल क्या मिलेगा, नॉर्मल कंडक्टर मिलेगा। तो HC वो फील्ड है जहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस तरफ टेम्परेचर है, इस तरफ फील्ड है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इतने रीजन में हमारे पास मटेरियल सुपर कंडक्टर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, TC, ठीक है, क्योंकि TC के ऊपर जाओगे तो नॉर्मल कंडक्टर और नीचे रहोगे तो सुपर कंडक्टर मिलेगा, यही किया था हमने। और यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, HC ऑफ 0। 0 मीन्स इस लाइन पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 0। तो HC क्या है, क्रिटिकल फील्ड है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे HC 0 मीन्स एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। HC T लिख रही हूँ मीन्स एट T केल्विन पे। अब इन दोनों का रिलेशन होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, HC T इज इक्वल टू HC 0 1 माइनस TC बाई T होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या आता है 1/2। तो हमारे पास ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HC T इज इक्वल टू HC 0 1 माइनस TC बाई होल स्क्वायर इंटू ऊपर क्या आ जाएगा, होल का रूट।
सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सुपर कंडक्टिविटी का। Hc क्या है, एट ए टी टेम्परेचर पे, Hc 0 टेम्परेचर पे, और T आपको पता ही है जिस टेम्परेचर पे आप ये फील्ड देख रहे हो, और Tc क्या है हमारे पास, क्रिटिकल फील्ड, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई और ये हमने रिलेशन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। अब यहाँ पे जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स होते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है कि ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक होता है। ये क्या है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये सिर्फ डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको हम टाइप 2 को परफेक्ट डायामैग्नेटिक नहीं बोलते हैं। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मीजनर इफेक्ट को कंप्लीटली ओबे करेगा, ओबे कंप्लीटली मीजनर इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये कंप्लीटली नॉट ओबे कंप्लीटली, क्योंकि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक नहीं है तो कुछ लाइंस उसमें से पास होके जा सकती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट कंप्लीटली ओबे मीजनर इफेक्ट, ठीक है। अब इसकी थर्ड क्या है, इसको हम सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं, इसको सॉफ्ट मटेरियल्स बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, हार्ड मटेरियल्स। अब इसको सॉफ्ट मटेरियल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर जाने के लिए, या फिर इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। बट टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को हार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, किसमें, इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम इसका देखें, इस तरफ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, इस तरफ फील्ड है, ठीक है। इस तरफ हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, -m लिखते हैं इसको, ठीक है, -m, क्योंकि हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी मैग्नेटाइजेशन कहाँ होती है, ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पे -m लिख लिया, अदरवाइज मुझे ग्राफ नीचे बनाना पड़ता। अब अगर आप फील्ड इंक्रीज करोगे तो आप जितनी h इंक्रीज करते हो उतनी ही क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती है, बट इन रिवर्स, ये हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, आप फील्ड को इंक्रीज करते जा रहे हो, -m भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारे पास, जिसको हम Hc बोल सकते हैं, जहाँ पे ये मटेरियल तो यहाँ पे हमारे पास ये Hc की कौन सी वैल्यू है, जहाँ पे हमारे पास ये सुपर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल कंडक्टर में, ठीक है। तो अब देखो, सिर्फ इसे इतनी फील्ड की ज़रूरत पड़ रही है, सिर्फ इतनी फील्ड की ज़रूरत पड़ी इसे सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में जाने के लिए, क्योंकि आप फील्ड को इंक्रीज करते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो सुपर कंडक्टिविटी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इतना रीज़न सुपर कंडक्टर है और इतना हमारे पास ये बाकी क्या है, नॉर्मल कंडक्टर है। अब अगर हम सेम ग्राफ इसके लिए बनाएं, यहाँ पे क्या है, H और यहाँ पे -m, तो ये ऐसे होता है,
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम H को इंक्रीज करेंगे माइनस M इंक्रीज होगा, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब इस पॉइंट पे ये वाला मटेरियल तो क्या कर गया, इसकी सुपर कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी, बट इसकी इस पॉइंट पे सुपर कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ना तो ये सुपर कंडक्टर रहा है, ना ही ये नॉर्मल कंडक्टर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये सुपर कंडक्टर था, इस पॉइंट को हम HC1 बोल देते हैं, यहाँ पे HC2। तो इस रीजन में तो ये सुपर कंडक्टर है, इतने रीजन में, ठीक है, बट इस रीजन में ना तो ये सुपर कंडक्टर है और ना ही ये कंप्लीटली सुपर नॉर्मल कंडक्टर बना है और ना ही ये कंप्लीटली सुपर कंडक्टर रहा है। तो इस स्टेट को हम मिक्स्ड स्टेट बोलते हैं, मिक्स्ड स्टेट या फिर वॉर्टेक्स स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जाओगे आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल कंडक्टर मिलेगा। अब देखो उससे इतनी फील्ड की ज़रूरत पड़ रही है HC2, इसे HC2 फील्ड की ज़रूरत पड़ रही है सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर जाने के लिए, तो ये इस वाले से ज़्यादा है, तभी इसे सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं और इसको हार्ड मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है फ्लक्सॉइड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्सॉइड। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे टाइप 1 सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं तो उसकी ससेप्टेबिलिटी -1 होगी और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, टाइप 2 मटेरियल्स के लिए ये कंडीशन ओबे नहीं करेगी। उसके बाद आता है फ्लक्सॉइड। अब ये फ्लक्स क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो इनसाइड द मटेरियल हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। अब हम इनसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि अगर हम फील्ड को रखेंगे, ठीक है, अगर हम किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फील्ड तो बाहर से पास होके चली जाएंगी। ठीक है, फील्ड तो बाहर से पास होके चली जाएंगी, तो अंदर कौन सी फील्ड है, अंदर कौन सी फ्लक्स प्रेजेंट है, अंदर हमारे पास फ्लक्स प्रेजेंट है, क्योंकि जो मटेरियल है वो तो एटम से ही बना हुआ है और हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट, जहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, अगर ऐसे घूम रहा है तो इनवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक एटम, हर एक मटेरियल में एटम्स ही होते हैं। अगर एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो हमारे पास यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो हमारे पास इनसाइड द मटेरियल कुछ ना कुछ फ्लक्स होती है। तो फ्लक्स होती किसके इक्वल है, फ्लक्स होती है हमारे पास NH/2E। ठीक है, ये फ्लक्स होती है इतनी, और ये क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, इसकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 ये हो सकती है, और यहाँ पे फाई नॉट, इसको हम फाई नॉट लिख सकते हैं H/2E। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, फाई n = n फाई नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी वजह से ये फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है लंडन्स इक्वेशंस, जिसमें हम लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ भी करेंगे। लंडन्स इक्वेशंस, अब देखो हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया। ठीक है, ये हमारे पास सुपर कंडक्टर मटेरियल है, हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, -E। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर्स की बात करते हैं, चाहे सुपर कंडक्टर्स की, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका चार्ज कितना होता है, -E। अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ma = -E। अब इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखा तो dv/dt = -E
लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो चार्जेस ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट कितना प्रोड्यूस होगा, आई एन ई, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ए इंटू वी, ठीक है। अब यहाँ से आई बाय ए, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया होता है करंट डेंसिटी, इज इक्वल टू माइनस एन ई वी। यहाँ से वी की वैल्यू निकाली माइनस जे बाई एन ई, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, एम डी बाई डी टी माइनस जे बाई एन ई इज इक्वल टू माइनस ई, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एम बाई एन ई डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू ई ई, ठीक है। इन टर्म्स को उस तरफ लेके गए तो डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई बाई एम, हमारे पास ये बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट लंडन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लंडन इक्वेशन, फर्स्ट लंडन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोथ साइड कर्ल ले लूँ, इस इक्वेशन के बोथ साइड कर्ल लो, कर्ल बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी डेल क्रॉस जे बाय, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों पास से क्या लिया, कर्ल लिया, एन ई स्क्वेयर बाय एम डेल क्रॉस ई, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि डेल क्रॉस ई किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस ई किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, ठीक है। बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, तो डेल क्रॉस ई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस करली बी बाय करली टी, तो डेल क्रॉस जे बाय डी टी इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर बाय एम, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस करली बी बाय करली टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी डेल क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर बाय एम करली बी बाय करली टी, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या करें, अब हमें बाय यूजिंग फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी होती है, डेल क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे, ठीक है। डेल क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट जे प्लस यहाँ पे जो प्लस वाली टर्म है, ठीक है, करली ई बाय करली टी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो टर्म को हम ज़ीरो कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस टर्म का बोथ साइड कर लो, कर्ल बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हम सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट तो फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसका कर्ल लिया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे, ठीक है। अब इस पे रूल लगा दो, डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे की वैल्यू ये रही, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस इक्वेशन को इससे पहले डेल डॉट बी, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो, तो माइनस डेल स्क्वेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे, ठीक है, ये बन गई है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को इस तरफ लेके आए, तो डी बाई डी टी डेल क्रॉस जे, ये टर्म इस तरफ आई, करली बी बाई करली टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर इस टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो इस टर्म यहाँ पे बी है, क्योंकि हमने क्या किया है, करली बाय करली टी कॉमन निकाला है, ठीक है। तो अगर इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इस टर्म को मैं कांस्टेंट के इक्वल लिख सकती हूँ, डेल क्रॉस जे प्लस एन ई स्क्वेयर बाय एम
बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से डेल क्रॉस जे की क्या वैल्यू आ गई, माइनस एन स्क्वेयर ई बाय एम इंटू बी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट है ये। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो माइनस डेल स्क्वेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस एन ई स्क्वेयर एम बी। अब ये कांस्टेंट को भी हम कुछ देर के लिए ओमिट करते हैं, ठीक है, तो ये बना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, डेल स्क्वेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ई स्क्वेयर बी बाय एम, ठीक है। अब जो इतनी टर्म है इसको हम लिखते हैं 1 बाय लैम्डा स्क्वेयर। ये क्या है, म्यू नॉट एन ई स्क्वेयर बाय एम, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ, लंडन्स पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई रूट एम बाय म्यू नॉट एन ई स्क्वेयर, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वेयर बी माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो इसका सोल्यूशन है वो कुछ ऐसा आएगा, b इज इक्वल टू बी नॉट ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। इस इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ ऐसे आएगा, b इज इक्वल टू बी नॉट ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब हमारे पास से लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ है क्या, वो डेप्थ अगर हम x को लैम्डा कर दें, ठीक है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू बी नॉट ई रेस टू पावर -1 या फिर बी नॉट बाई ई। तो हमारे पास लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 1/e टाइम्स हो जाती है। लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ वो डिस्टेंस है, ठीक है, एट विच हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 1/e टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है और लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ का फॉर्मूला लर्न करना है।